संतान का जन्म भारत में वर्ष में होना चाहिए या विदेश में होना चाहिए? क्या कह रहे? संतान का जन्म भारत में होना चाहिए या विदेश में होना चाहिए? इंसान का संतान, पुत्र संतान। बैठिए। किसकी संतान? हिंदुओं की और किसी और की? दूसरी बात है कि देश का अर्थ आजकल क्या रह गया, गंभीरता से विचार करने चाहिए। जब आजकल कोई कहता है विदेशी माल का बहिष्कार करो, तो वो जो समझता नहीं है कि अब लाहौरी नमक भी विदेशी है। एकादशी के दिन क्या आजकल का नमक पावे, समझ गए ना? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नेपाल में होती हैं, पूजन की सामग्री भारत में नहीं होती। अब नेपाल का हम बहिष्कार कर देंगे कि विदेश है, नेपाल भारत का, तो वहाँ तो गंगा भी नहीं है, क्या 4 धाम में कोई धाम नहीं है नेपाल में। तो विदेश जब हम कहते हैं तो विखंडित भारत को देश कहते हैं ना। तो 1840 तक तो अफ़गानिस्तान, काबुल, गांधार, कुछ भी कहें वो भारत था। बर्मा भारत था, उसके बाद भी श्रीलंका भारत था, आज का बांग्लादेश भारत था, पाकिस्तान भारत था। अब जो सिमटता 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 रह गया है भारत, उसी को लेकर कहेंगे ना। तो पवित्र भूमि जहाँ पर हिंदू, ही माने हिमालय, अब हिमालय का क्षेत्रफल कहाँ तक है? चीन आदि सब है या नहीं? वहाँ भी हिमालय है या नहीं? वेदव्यास जी कहाँ रहते थे? सुखदेव जी जनक जी के यहाँ जो आए पैदल, महाभारत में देखिए किन किन पर्वतों को पार करके, उस दृष्टि से देखें तो कहाँ तक भारत था। लेकिन हिंदू में ही का अर्थ होता है हिमालय, हिंदू का अर्थ होता है इंदु सरोवर, कन्याकुमारी। भगवत पाद ने जो 4 पीठों की उद्भावना की, उसमें भी जो 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी, द्वारका, इसको अगर आजकल की दृष्टि से भारत मान के चलते हैं, तब प्रश्न उठता है कि अगर भारत का कोई व्यक्ति है, विशेषकर समुद्र पार के जो देश हैं, वहाँ उसकी उत्पत्ति होती है, तो उत्पत्ति होने पर भी उसमें देवोचित संस्कार का आधान नहीं हो सकता। इतना ही क्यों, मनुस्मृति आदि पढ़िए, भारत में भी अंग वंग मगध, काशी के उस पार मगध, मगा जिसको कहते हैं, अंग वंग कलिंग। तो ब्रह्मावर्त गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है सबसे पवित्र माना गया है। भारतवर्ष में भी पवित्रता में तारतम्य है। ब्रह्मावर्त सबसे उत्कृष्ट क्षेत्र माना गया है। एतद् देश प्रसूतस्य, मनुस्मृति का यह वचन ब्रह्मावर्त को लेकर ही है। तो हमने संकेत किया कि कृष्णा, कावेरी, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, क्षिप्रा, ये सब जो दिव्य जलधाराएँ हैं भारत में आज भी हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ तक बन सके भारत में निवास करके संतान की उत्पत्ति, उसके संस्कार आदि का मार्ग सब भारत में रहकर प्रशस्त करना चाहिए। लेकिन नेपाल है, नेपाल भी पवित्र देश है, पवित्र क्षेत्र है। पुराने इतिहास के दृष्टि से तो कोई विभाजक रेखा ही सिद्ध नहीं होती है। आज का जो भारत है, जहाँ तक बन सके भारत में रहकर जीवन यापन करें और अपनी मिट्टी से, धरती से प्रेम हो। विवाह आदि की विधा में भी गोरी चमड़ी पर इसका भग न जाए, समझ गए? मैं संकेत करता हूँ, सबसे पहली गोरी चमड़ी भारत में कौन आई?
सिकंदर, गोरी चमड़ी वाला सबसे पहले भारत में कौन आया? सिकंदर। इतिहास वाले जानते हैं। सिकंदर जब आए उससे पहले कोई भी राजा ऐसे नहीं थे जो 70-72 तक वर्षों तक जिन्होंने शासन न किया। भारत की आयु सिकंदर के आने के पहले भारत में जो मनुष्य होते थे उनकी आयु 100 वर्ष 125 वर्ष तक होती थी। उसके बाद सिकंदर जी के आने के बाद जो रोटी बेटी में एकत्व का क्रम चला, ध्यान गया, औसत आयु घट गई और धीरे धीरे वर्ण संकरता कर्म संकरता का ऐसा मार्ग प्रशस्त हुआ कि भारत भूमि की पवित्रता भी विलुप्त होने लगी। बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य जी ने लिखा है, समुद्र पार के जो क्षेत्र हैं, अर्तिर जन संसदी की दृष्टि से विचार करें तो घनघोर जंगल में भी वहाँ जाकर केवल बैठ जाइए, किसी मनुष्य से संपर्क संभाषण मत कीजिए, फिर भी आर्योचित शील संयम का विलोप हो जाएगा। मैं उदाहरण देता हूँ स्कंद पुराण का। काक, कौवा जानते हैं ना, कदाचित इधर उधर का कौवा उड़ता हुआ मानसरोवर के वायुमंडल में प्रविष्ट हो जाए, उस वायुमंडल के योग से वह हंस बन जाता है। काक हंस बन जाता है। स्कंद पुराण। मानसरोवर के सीमा में, उसके जलवायु के सीमा में कौवा का कदाचित उड़ते उड़ते प्रवेश हो जाए तो जलवायु के संसर्ग से वो हंस बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जलवायु का असर पड़ता है या नहीं? इसलिए जहाँ तक हो विवाह का संबंध, संतान की उत्पत्ति आदि का संबंध, जो सनातन विधा है, सनातन क्षेत्र है, देश है, उसकी सीमा में हो। आगे कोई प्रश्न पूछो जी।